गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ श्वेता और पलक द पाथ फाइंडर जो आप लोगों हमारा देख रहे हैं, इसके थ्रू मैं आज आपको ये बताना चाहूँगी कि इस कोविड की वजह से जो हमारी क्लासेस ऑफलाइन बंद हो गई हैं, तो उन्हीं को देखते हुए हमें ये नहीं पता कि कितना लंबा टाइम लग जाएगा। तो आप सबके लिए पढ़ाई का लॉस ना हो तो हमने ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं। तो मैं श्वेता आपको फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगी और फिज़िक्स में मैं स्टार्ट करूँगी। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स में सबसे पहले हम क्या देखेंगे। न्यूक्लियर फिज़िक्स को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पे। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में है क्या बच्चों? एक स्टोरी के थ्रू मैं आपको ये बात बताती हूँ कि जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है, एटॉमिक फिजिक्स में आप पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में। थॉमसन ने जो मॉडल दिया था, उसके बाद जो रदरफोर्ड का मॉडल आया और उसके बाद जो बोहर ने मॉडल दिया, तो हम सिर्फ उठाएंगे वहाँ से हमारी न्यूक्लियर के लिए ओनली रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने क्या बताया कि एक अल्फा रेज का उसने बॉक्स लिया, इस लेड बॉक्स के अंदर उसने क्या किया, स्कैटरिंग करवाई पार्टिकल्स की, और वो जो पार्टिकल्स थे हमारे वो थे अल्फा पार्टिकल्स। उन अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर धड़ाधड़, जैसे बुलेट चलती है ना हमारी, ऐसे धड़ाधड़ गोलियों की तरह उसने पार्टिकल्स को स्कैटर करा दिया। और उन पार्टिकल्स को स्कैटरिंग होते होते लाखों की संख्या में पार्टिकल्स हमारे जा रहे हैं। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स हमारे जा रहे हैं, हमने क्या किया उसके बाद, दोबारा देखते हैं हम यहाँ से डायग्राम। एक गोल्ड फॉइल रखता है, उसने एक गोल्ड फॉइल को लिया और इस गोल्ड फॉइल के ऊपर स्कैटरिंग करवाई। ठीक है, यहाँ कहीं हमने लेड का बॉक्स रखा जहाँ से हमारे अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं। तो उसने क्या नोटिस किया कि जितने भी पार्टिकल्स हैं, सभी के सभी मैक्सिमम पार्टिकल्स इसके अंदर से क्रॉस करके और बाहर जा रहे हैं। तो ये जो सभी पार्टिकल्स बाहर गए, ये गए हमारे मैक्सिमम अमाउंट में। उसके बाद जो कुछ पार्टिकल्स थे इस एंगल पे डाइवर्ट हो गए। ठीक है, और कुछ पार्टिकल्स हम कहें कि वापस इस एंगल से आ गए। उन मैक्सिमम पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल 180 डिग्री पर ही वापस आता है। हम क्या कहेंगे, एक पार्टिकल इस 180 डिग्री पे वापस आया। जो ये पार्टिकल गया और 180 डिग्री पे वापस आया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बताएंगे, पहला पॉइंट जो हमारा कंक्लूजन निकलेगा कि जो मैक्सिमम पार्टिकल्स हैं गोज स्ट्रेट, वो सीधे जा रहे हैं। इसका मतलब जो हमारा एटम है वो क्या है, होलो है, खाली जगह है ना। अगर जगह खाली है तभी तो पार्टिकल्स बाहर गए। लेकिन उसने क्या कहा कि एक पार्टिकल उनमें से वापस 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे आपका एक पार्टिकल वापस आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा सेकंड कंक्लूजन निकला यहाँ से, क्वेश्चन में यही बन के आएगा आपका पेपर में कि मैक्सिमम जो पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट गए। किस रीजन से? बिकॉज मैक्सिमम पार्ट एटम का क्या है, होलो है। सेकंड, कि जो पार्टिकल हमारा स्ट्रेट गया था वो वापस आ रहा है 180 डिग्री पे। भाई वापस कैसे आया, कहीं टकराया होगा ना। तो हम क्या कहेंगे कि जो पार्टिकल हमारा टकराया है ये कंप्लीट एटम था और इसके अंदर पार्टिकल ने आके स्ट्राइक की और वापस आया। तो जो स्ट्राइकिंग हुई, इसका मतलब कुछ था वहाँ पे। तो वो क्या कहना चाहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, याद आया एटॉमिक फिजिक्स के अंदर। वो ये कहना चाहता है कि एटम का पूरा मास कहाँ कंसंट्रेट करता है, इस सर्कल पे। एटम का पूरा मास कहाँ कंसंट्रेट करेगा, हमारा इस सर्कल के ऊपर कंसंट्रेट करेगा। तो दो बातें हमारी कंक्लूजन की निकल के आती हैं यहाँ से रदरफोर्ड से, कि जो मैक्सिमम पार्टिकल है वो सीधा जाएगा बिकॉज मोस्टली पार्टिकल जो एटम है हमारा क्या है, होलो है। सेकंड, अगर वो टकरा के एक वापस आया तो वो किस चीज़ से टकराया, उसके सेंटर में जो एक चीज़ ये लाई कर रही थी वहाँ टकरा के आया। अब वहाँ पे रहता कौन है भाई, उसमें कौन रह रहा है, उसमें रह रहे हैं हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये न्यूक्लियस की बात बताने के लिए रदरफोर्ड को उठा के लाए हैं हम।
न्यूक्लियस को समझाने के लिए, न्यूक्लियर फिजिक्स को बताने के लिए ही हमने रदरफोर्ड को उठाया है। बिना रदरफोर्ड के ये समझ में नहीं आएगा कि हमारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है। ठीक है, तो अब आ जाओ अपने वापस अपने टॉपिक पे, न्यूक्लियर फिजिक्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनको मिला के हमारा न्यूक्लियस बनता है भाई। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के क्या बनता है, हमारा न्यूक्लियस बनता है। अब ये देखो कि ये जो हमारा एटम है, ये जो हमारा एटम है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कौन रह रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, इलेक्ट्रॉन इसके बाहर, इसकी रक्षा कर रहा है, यूँ लगा लो बाहर से। इलेक्ट्रॉन यहाँ लाई करता है, तो न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सेकंड पॉइंट हमारा, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि न्यूट्रॉन भी इनके बराबर हो। ठीक है, प्रोटॉन का जितना मास होगा इलेक्ट्रॉन का उतना ही होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि न्यूट्रॉन का मास भी उतना ही हो। तो ये तो बात थी बेसिक हमारी न्यूक्लियस की। उसके बाद हम क्या देखेंगे, इसका रेडियस, इसका रेडियस निकालेंगे। ठीक है, तो वो रेडियस कैसे निकलेगा ये देखो। अब आप, हमें ये निकालना है आर, हमें निकालना क्या है, ये आर निकालना है। ये आर कैसे निकलेगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट डाउन कर सकते हो, जिस पे आपका न्यूमेरिकल भी बनेगा। इंपॉर्टेंट का निशान लगा लो। आर हमारा किसके इक्वल होगा, आर नोट ए की पावर 1/3 के। ठीक है, यहाँ से आर नोट क्या है भाई, आर नोट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स रहेगी क्या, 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, अदरवाइज न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होगा। ठीक है, तो आर नोट हमारा क्या है, 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। अदरवाइज आप इसको एक और वैल्यू से याद कर सकते हो, क्या भाई, 1.2 फर्मी। सबको पता होना चाहिए 1.2 फर्मी क्यों लिखा है, क्योंकि एक फर्मी हमारी इक्वल होती है किसके, 10 की पावर -15 मीटर के। इतनी बात समझ में आई। आर क्या है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, किसके इक्वल, आर नोट ए की पावर 1/3 के। आर नोट तो पढ़ लिया, कांस्टेंट है। अब ए क्या है भाई, ये बताओ ज़रा। जो हमारा ए है वो है मास नंबर। अब आधे बच्चे ऐसे हैं भोले भाले, उनको ये नहीं पता ए मास नंबर। मास नंबर किस चीज़ का भाई, ये अभी जो पढ़ के आए हो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, किस लिए बताया था कि पूरा का पूरा मास कहाँ कंसंट्रेट कर रहा है, उस न्यूक्लियस में। तो पूरा का पूरा मास यानी उसका एटॉमिक मास, ए किसका सम, ए किसका सम है भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है। ठीक है, उसके अंदर जो रह रहे हैं हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो लाई कर रहे हैं, उन सब का सम क्या कहलाता है, हमारा एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल जैसे ये देख लो आप, (8O16), ये 16 क्या है, 16 है उसका एटॉमिक मास। क्लियर इतनी बात। अब आप देखो, रेडियस तो निकाल लिया। अब अगर इसी सर्कल से वॉल्यूम निकालना हो, अब अगर इसी का हमें वॉल्यूम निकालना हो भाई, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, V 4/3 पाई आर की क्यूब, यही होता है ना फॉर्मूला। आर क्या है, अभी अभी पढ़ के आए हो, आर है हमारा आर नॉट ए की पावर 1/3। उठा के रख दो इसके अंदर, वॉल्यूम निकल जाएगा 4/3 पाई आर नॉट, है ना। और अगर क्यूब है तो आर नॉट की तो हो जाएगी क्यूब, और ये रह जाएगा हमारा ए। लिख सकते हैं नहीं ऐसे। तो आर हमने इस फॉर्मूले को यूज किया, यहाँ से 3 रिलेशन निकल के आएंगे। आर, आर नॉट, ए निकाल लिया भाई। पहला रिलेशन क्या निकला कि जो आर है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, पहला रिलेशन लिख सकते हो या नहीं, आर नॉट तो कांस्टेंट है। सेकंड रिलेशन पे आ जाओ, वी के साथ निकालेंगे ए का रिलेशन, इंपॉर्टेंट रिलेशन आपका। जो v है हमारी 4/3 पाई आर नॉट, क्या है, सभी के सभी कांस्टेंट। तो जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हमारी a के, यानी एटॉमिक मास के।
क्लियर। और आर और ए का रिलेशन तो आप पढ़ ही चुके हो भाई, आर की क्यूब कर दो, बात ये हो जाएगी। ये दोनों तो आपस में है ही रिलेटेड, ठीक है। तो ये था हमारा v, और ये हमने निकाला किसकी हेल्प से, रेडियस ऑफ ऑर्बिट r की हेल्प से। उसके बाद कुछ क्वेश्चन कराती हूँ मैं आपको इससे रिलेटेड, ताकि अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द न्यूक्लियाई। ठीक है। और सेकंड वैल्यू अगर हम दें, किस किस के बीच में निकालना है, इनकी निकाल दो भाई। दोनों के बीच में हमें क्या करना है, इनकी रेडियस का रेशियो निकालना है। तो निकाल दो रेडियस किसकी, एल्यूमिनियम की, विद रिस्पेक्ट टू दिस। निकालो क्या आएगा, आर किसके इक्वल हो जाएगा रेडियस, आर नॉट ए की पावर 1/3। जब इनका रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, इनका रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा भाई, उसने दे रखा है ए की पावर 1/3 है ना। और ये हमारा क्या है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा अपना 3/5। दिस इज योर आंसर। कंसेप्ट क्लियर। पहला, अगर दो एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं और उनके बीच में उनके रेडियस की रेशियो निकालनी है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले से हम निकाल देंगे, ए की पावर करके उनके एटॉमिक मास जो है, हमने एटॉमिक मास लिखा, फॉर्मूला अप्लाई किया और क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखो, अगर किसी सिंगल एलिमेंट का रेडियस निकालना है, अगर रेडियस निकालना है आपको किसी सिंगल एलिमेंट का और फर्मी में निकालना हो भाई, ठीक है। अगर फर्मी में निकालना हो तो कैसे निकालोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास, R इक्वल्स टू R नॉट ए की पावर 1/3। वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्ट आंसर आएगा। क्या देखो, R हमें निकालना है, R नॉट क्या है 1.2 10 की पावर -15 मीटर, यही है ना। और A क्या है भाई, A एटॉमिक मास कितना है 64, 1/3। क्यूब रूट करो, क्या आ जाएगी 1.2 इंटू 10 की पावर -15 और साथ में आ जाएगा 4। क्या 64 की क्यूब रूट करोगे 4 आएगा, 4 आएगा भाई, ठीक है। और अगर आंसर हमसे पूछा जाए भाई फर्मी में निकालना है, अगर आंसर फर्मी में निकालना है तो क्या हम इस 10 की पावर 15 को हटा दें यहाँ से। याद करो, अभी अभी पढ़ के आए हो कि एक फर्मी किसके इक्वल होती है 10 की पावर -15 मीटर के। अगर एक फर्मी यानी 10 की पावर -15 हटा दो, सीधा सा आंसर अपना फर्मी में आएगा। करो मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये आ गया अपना रेडियस। किसमें, फर्मी में। अगर पूछा जाए मीटर में तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर -15 को साथ में रख के। क्लियर, इतना क्लियर है भाई। अब आगे देखो, क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कोई फायदा नहीं है इस चीज़ का। क्या क्या पॉइंट पढ़े, क्या क्या पॉइंट पढ़े हमने अभी तक, रेडियस निकाल लिया भाई, है ना। इस फॉर्मूले से एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। पहला पॉइंट अपना, सेकंड हमने इसी फॉर्मूले से v का रिलेशन पढ़ लिया a के साथ, इन दोनों का तो है ही, r और a का। तो तीसरा पॉइंट यही से मैं बता दूं कि भाई जो r है, या फिर अगर मैं a कहूँ भाई, जो a है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, r की पावर क्यूब के। ये 3 बातें सीखी हैं, है ना। तो चौथा पॉइंट जो हम यहाँ से बनाएंगे वो क्या है, फोर्थ पॉइंट है हमारी एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन। भाई कैसे रिप्रेजेंट करोगे, किसी एलिमेंट को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है x के साथ। नीचे क्या लिखते हैं z, ऊपर क्या आता है एटॉमिक मास। इस टाइप से भी लिख देते हो या फिर ऐसे भी देखा होगा, कोई रटी रटाई चीज़ नहीं है, कैसे भी लिख सकते हो।
Z क्या है? एटॉमिक नंबर। ये फिक्स है भाई, स्पेलिंग गलत होगी कोई बात नहीं, हाथ की बात है, फिर लिख देंगे ATOMIC। Z क्या है? Z है अपना एटॉमिक नंबर। A क्या है? A है भाई एटॉमिक मास, है ना। अब दो बातें तो सामने दिख रही हैं। अब अगर इन दोनों की हेल्प से आपसे पूछ लिया जाए भाई प्रोटॉन बता दो क्या होता है, कितने हैं, या फिर मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं, या फिर पूछा जाए आपसे कि न्यूट्रॉन कितने हैं, कैसे निकालोगे? बड़ा सा क्वेश्चन मार्क। Z और A दे दिया, तीनों चीज निकल जाएंगी। कैसे? अभी निकालेंगे, ध्यान देना है बस, ठीक है। देखो, अब देखो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं वो किसके इक्वल होंगे? उसके एटॉमिक नंबर के। यानी यहाँ मैं अलग से लिखना चाहूँ भाई Z अगर आपको पता है हमारा क्या है, तो उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। निकालने की ज़रूरत ही नहीं, किसी फॉर्मूले पे नहीं जाना है हमें, है ना। अब आ जाओ न्यूट्रॉन पे। न्यूट्रॉन क्या था? अभी अभी पढ़ के आए थे, अगर याद हो, भी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर होता है उसके एटॉमिक मास के। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होल मास कंसंट्रेट हुआ था, यही तो सीख के आए हो भाई। इस एटम के अंदर जो होल मास यहाँ कंसंट्रेट था, इसके अंदर कौन रह रहा है? न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? हमारे इस एटॉमिक मास के इक्वल होगा, है ना। तो ये तो हम निकाल लेंगे इसकी हेल्प से। सारे फॉर्मूले यहाँ लिखते हैं बारी बारी से, देखते जाओ। पहले निकालेंगे एटॉमिक नंबर Z, भाई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल रहेंगे। अब एक फॉर्मूला हमने लिखा कि जो एटॉमिक मास है वो Z, यानी जो हमारा एटॉमिक नंबर है, और जो हमारा क्या था, प्रोटॉन लिख लो चाहे Z लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी, इलेक्ट्रॉन लिख लो, तो वो Z और N के इक्वल है। या फिर कहना चाहें प्रोटॉन पे आ जाओ कि वो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर है। Z निकल गया, सीधी सी बात है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन चाहिए ना, तो न्यूट्रॉन क्या आएंगे? एटॉमिक मास में से प्रोटॉन को माइनस कर दो। फॉर्मूले समझ में आए या नहीं ये बताओ। Z एटॉमिक नंबर है, और जो हमारा एटॉमिक नंबर होगा उतने ही हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और उतने ही हमारे नंबर ऑफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बच गए, उनको बेचारों को हम इस एटॉमिक मास की हेल्प से निकाल देंगे। कैसे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को उधर ले जाओ, बच गए हमारे न्यूट्रॉन। एक क्वेश्चन करके दिखाओ यहाँ से भाई। अगर आपको दे दिया जाए Z और आपको दे दिया जाए क्या, एक क्वेश्चन है, लिखो भाई हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर उसका एटॉमिक नंबर हो 11, ठीक है, एटॉमिक नंबर तो है 11, और उसका मास कितना है? एटॉमिक मास 24, ठीक है। अब ये बता दो कि भी प्रोटॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, और न्यूट्रॉन कितने होंगे? ठीक है, कैसे निकालेंगे? जितने Z हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं? P और E। तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 11, क्योंकि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? क्या सिंबल है अपना? Z के इक्वल। एटॉमिक मास यानी A, ठीक है। हमें P पता चल गई, E भी पता चल गई। अब क्या निकालना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसकी हेल्प से निकालोगे? एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर दो। एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर दो, कितने आया? 13। तो हमारे न्यूट्रॉन कितने हो गए? 13। जो पेयर बनाओगे उस पेयर में क्या बनाओगे? हमारा आंसर क्या आया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ भाई? इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताओ। अब क्लियर है तो आगे देखो।
क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने निकाला रेडियस ऑफ ऑर्बिट। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से हमने ये देख लिया कि न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस वो है जहाँ हमारा होल मास कंसंट्रेट होता है, ठीक है। उसके बाद हम आए उसके रेडियस ऑफ ऑर्बिट यानी हमारे आर पे, उसके बाद हम आए वी पे, उसके बाद क्या पढ़ा? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पता चल गया ना आपस में, हमारा एटॉमिक नंबर, हमारा एटॉमिक मास। अब आ जाओ इसकी टाइप्स पे, अब आ जाओ इनके टाइप्स पे। टाइप्स 3 टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। आइसोटॉप्स सुना हुआ नाम है ना, केमिस्ट्री में भी सुना होगा। आइसोटॉप्स क्या होते हैं भाई, और आइसोबार क्या होता है, ठीक है। और थर्ड हमारा आइसोटोन्स, इसको तो नाम से भी पता चल रहा होगा। सबसे पहले आते हैं आइसोटॉप्स पे। आइसोटॉप्स में क्या होता है? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भाई, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इतनी बात। आइसोबार्स पे आ जाओ, उससे पहले एग्जांपल करते हैं आइसोटॉप के, ताकि ये जो बात है भाई सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे, ये बात क्लियर हो जाए। तो उससे पहले एक एग्जांपल करते हैं कार्बन का, C612 और C614 आपस में आइसोटोप हैं। आपने ये नाम तो सुना होगा, है ना भाई, सेम एलिमेंट के लेकिन उनका मास डिफरेंट डिफरेंट है, और वो कह रहा है कि वो दोनों क्या हैं? आइसोटोप। कैसे हैं? अब वो देखो भाई, जिनका प्रोटॉन सेम हो, प्रोटॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर जितना, एटॉमिक नंबर Z कितना है यहाँ पे? 6, यही तो हमारा प्रोटॉन है। इसमें प्रोटॉन कितना है? 6। लेकिन कह रहा है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे? एटॉमिक मास में से माइनस कर दो प्रोटॉन को। इसके न्यूट्रॉन कितने आए? ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई कि भाई सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ क्या हो? न्यूट्रॉन्स। तो हमने एक कार्बन उठाया C612 एंड C614, प्रोटॉन दोनों में सेम है 6 क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम था। तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? माइनस कर दो एटॉमिक मास में से किसको? प्रोटॉन को। अपना आ गया ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एक का तो आ गया 6 और एक का क्या आया? तो ऐसे एलिमेंट क्या कहलाते हैं? आइसोटॉप्स कहलाते हैं। एक एग्जांपल और जो पेपर में आ सकता है, इसको बाद में देखते हैं भाई। 1H1, 1H2 और 1H3 तीनों हाइड्रोजन है ना। डिफरेंस क्या है ये देखो, इसका प्रोटॉन कितने हैं? नीचे जो है वही प्रोटॉन होता है। इसका प्रोटॉन कितना और इसका कितना? रेशियो अगर आ जाए पेपर में, प्रोटॉन के बीच में क्या है भाई? 1:1:1। लेकिन अगर पूछ रहा है भाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, वो निकाल के बताना जरा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए? 1 में से 1 गया 0। इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 1। इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आए? 2। तो ये बन जाएगा आपका 3 एलिमेंट्स के लिए रेशियो। कार्बन वाला क्या था? 2 के लिए, और ये है हमारा 3 के लिए। क्या बताया हमने कि कार्बन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ क्या हो? न्यूट्रॉन्स। ये हाइड्रोजन का केस था, ये था हमारा कार्बन का केस, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं क्या? आइसोटोप तो आ गया ना समझ में। अब बारी आएगी किसकी? अब हमारी बारी आती है भाई आइसोबार की। नाम से ही पता चल रहा है, वॉल्यूम के लिए लेते हो ना, जिसमें क्या हो? सेम एटॉमिक मास हो, जिसका क्या हो? एटॉमिक मास सेम हो। इसमें आप क्या लिख सकते हो? सेम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किससे रिप्रेजेंट किया था? किससे रिप्रेजेंट किया था भाई एटॉमिक मास को? ए से, है ना।
एटॉमिक मास की रिप्रेजेंटेशन थी अपनी ए से। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, क्या एग्जाम्पल दे सकते हो बताओ, जिसका एटॉमिक मास सेम हो। एक तो अभी लेके आए हो C6 और 14, एक आइसोटोप है ना कार्बन का, और दूसरा जिसका होता ही है भाई किसका, नाइट्रोजन का, 14 है ये। अब देखो एटॉमिक मास कहाँ रिप्रेजेंट किया था, ऊपर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं भाई, 6, इसके कितने हैं 7। हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हो तो निकाल सकते हो, लेकिन बात सिर्फ एटॉमिक मास की हो रही है। 14 में से 6 गए है ना, लेकिन हमें क्या चाहिए, एटॉमिक मास। इसका भी 14 है और इसका भी 14 है। कंसेप्ट तभी क्लियर होगा जब ये एग्जाम्पल दिमाग में बैठेंगे, ठीक है। जब तक एग्जाम्पल क्लियर नहीं होंगे ये डेफिनेशन लिखने का या पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो क्या देखा आपने, फर्स्ट आइसोटोप सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोबार जिसका एटॉमिक मास सेम हो, सेम एटॉमिक मास, रिप्रेजेंटेशन कहाँ होती है, एलिमेंट के ऊपर। क्लियर। अब आ जाओ लास्ट है जो अपना, कौन सा बच गया, आइसोटोन्स। बताओ भाई आइसोटोन में क्या होगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोन्स में आप क्या लिख सकते हो, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए एग्जांपल सोचो, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए एग्जांपल सोचो जरा। देखो निकालो, प्रोटॉन क्या होगा 6, इसका प्रोटॉन कितना है, जो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन होता है, याद रखना। नंबर ऑफ क्या चाहिए हमें, न्यूट्रॉन चाहिए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल दो। किस में से क्या माइनस करके निकालोगे भाई, 14 में से 6 माइनस कर दो, ए में से P माइनस कर दो, कितना आया 8। इसमें कितना आएगा, एटॉमिक मास कितना था 16, एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कितने हैं 8, तो क्या आ जाएगा 16 माइनस 8 विच इज इक्वल्स टू 8। तो ये होगा हमारा क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो कि क्या आ रहे हैं सेम। तो दोबारा से रिवाइज कर लो, आइसोटॉप्स, आइसोबार और आइसोटोन। आइसोटॉप्स में क्या देखा था भाई, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होने चाहिए। कैसे निकालते हैं, जितना एटॉमिक नंबर है वही हमारे क्या है प्रोटॉन्स है। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ एन कहाँ गया न्यूट्रॉन्स। आइसोबार में क्या देखा, जिसका एटॉमिक मास सेम हो, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, ऊपर ही दिख जाएगा। आइसोटोन्स क्या हैं, जिसका नेम जो हमारे न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या हो भाई सेम हो। सिंपल सा फॉर्मूला है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल देंगे। क्लियर टाइप्स, ठीक है। अब कुछ न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ लेते हैं भाई थोड़ा सा। जो न्यूट्रॉन है हमारा वो क्या है, पहला पॉइंट बना के लिखो, जो न्यूट्रॉन है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है भाई। कहने का मतलब क्या है, समझ में आ रही है बात। जो न्यूट्रॉन है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और एक बात और लिख लेते हैं यहीं पे, एंड डज नॉट डिफ्लेक्टेड, किससे इसको कोई भी असर नहीं होता, एंड डज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो न्यूट्रॉन है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है। न्यूट्रल पार्टिकल जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं हो। अब चार्ज नहीं है तो बेचारा क्या है, अकेला रहता है। अकेला तो क्यों रहता है, प्रोटॉन के साथ रहता है भाई। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर
पॉजिटिव चार्ज। बच गया कौन हमारा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है? अभी लिख के आए हो, न्यूट्रल। ऐसा है, इसे कान के ऊपर कोई जू नहीं रेंगती, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए चाहे मैग्नेटिक फील्ड आ जाए। ई और बी से इसको कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगले के ऊपर चार्ज ही नहीं है। भाई चार्ज ही नहीं है तो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड ले आओ चाहे मैग्नेटिक फील्ड ले आओ, ना तो मैं रिपेल करूंगा ना मैं उसके पास जाऊंगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। अब दूसरी बात देखो भाई, अब है नहीं चार्ज तो न्यूट्रॉन क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। कर तो बहुत कुछ सकता है, न्यूक्लियर फिजन में बहुत कम आएगा, आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो नहीं कर सकता वो देखते हैं। डज नॉट आयोनाइज गैसेज, डज नॉट आयोनाइज गैसेज। भाई अब बेचारे के पास ना तो पॉजिटिव चार्ज दे रखा आपने ना नेगेटिव दे रखा। अब अगर चार्ज ही नहीं है तो ये गैसेस के आयोनाइजेशन भी नहीं करवा सकता। ठीक है, ना तो ये इनको ऊपर ले जा सकता है ना कहीं नीचे लाने में, ना तो ये एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट तक ले जाने में हेल्प कर सकता है, ना ऊपर से नीचे आने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन जो है वो क्या है? गैसेस के आयोनाइजेशन में भी हेल्प नहीं कर सकता। तीसरी और मेन बात वही, अगर किसी एटम के साथ मिल जाए तो उसको पेनिट्रेट कर देगा। कैसे? न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन याद करो। यूरेनियम 92 है ना, 235। 92 क्या है? एटॉमिक नंबर। मास कितना है उसका? अगर इसके साथ आके मिल गया तो ये क्या करेगा? इसको अनस्टेबल कर देगा। अभी पढ़ेंगे स्टेबिलिटी के बारे में। तो ये हमारा क्या बन गया भाई? ये बन गया। ठीक है, और ये ऐसा अनस्टेबल कर देगा कि ये जो हमारी जो रिएक्शन है ना न्यूक्लियर फिजन की, फिर वो उसके लिए वो है जिम्मेदारी कौन लेगा? ये लेगा। फिर उसके बाद कौन लेगा? ये न्यूट्रॉन लेगा। अगर ये न्यूट्रॉन आके इसके साथ मिल गया, तुमने एक बात नोटिस की, जो हमारा यूरेनियम है, सॉरी, जो हमारा यूरेनियम है, इसके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में कितना डिफरेंस है? इसके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में कितना डिफरेंस है वो देखो ज़रा। वो बात करेंगे। इस थर्ड पॉइंट को एक बार के लिए रोकते हैं, कहाँ लेके जाते हैं इसको? न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी पे, इसको वहाँ कंटिन्यू करते हैं। ये दो बातें जो न्यूट्रॉन के लिए हमने पढ़ी, क्या वो क्लियर हुई या नहीं? क्या? पहली बात तो ये कि इसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात ये, गैसेस की आयोनाइजेशन में हेल्प नहीं कर सकता। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे इसकी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की, कि भाई जितना ज़्यादा न्यूक्लियाई लाइट होगा, न्यूक्लियर की अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए, स्टेबिलिटी कैसे होगी पहले तो ये बताओ। न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी कैसे होगी? न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी तब होगी जब उसके अंदर इक्वल अमाउंट में क्या हो? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। जब उसके अंदर इक्वल अमाउंट में हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हो, उतना ही हमारा न्यूक्लियस क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा। लिख रखा है हमने थर्ड पॉइंट, इसको भी कंटिन्यू करेंगे, देखना भाई। जितने ज़्यादा इक्वल अमाउंट में हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा न्यूक्लियस क्या होगा? स्टेबल होगा। स्टेबल कैसे होगा? अगर मैं एक पॉइंट यहाँ से मेंशन करना चाहूँ कि अगर एटॉमिक मास किससे कम हो? 20 से, यानी न्यूक्लियस कैसा है? लाइट। उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। एग्जाम्पल उठा लो हीलियम का, और कौन बच गया? ऑक्सीजन का, गलत लिख दिया, 16 होता है ना? कितना होएगा? 16। देख लो, प्रोटॉन,
न्यूट्रॉन कितने आए, प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, देखो भाई अभी निकाल के आए हो, P2 है। न्यूट्रॉन कितने होंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाला 2, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने होंगे, स्टेबल हैं या नहीं। अब ज़रा ये बताओ C612 कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं। सभी का एटॉमिक मास आप देख रहे होगे 20 से कम है ना। लेकिन अगर एक और आइसोटोप ही उठा के लिख दो C614 है तो ये भी 20 से कम, तो क्या ये स्टेबल होगा भाई। इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो ये तो हमारा अनस्टेबल हो गया। अब आ जाओ जिसको हम बेचारे को अकेला छोड़ के गए थे, नंबर 3 है ना। ये तो बातें थी जो हल्के फुल्के लोग थे, कहीं भगा दो कहीं बिठा दो एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर इतना बड़ा है और एटॉमिक मास की तो पूछो ही मत, जरा माइनस करके बताना कितना हो गया, बताओ भाई, इतना हुआ या नहीं, है ना। तो कम से कम 50% ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हमने निकाले हैं, इसके ये क्या निकाले हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसमें से इसको माइनस करके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे 92, कम से कम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 50 गुना ज़्यादा हो जाते हैं भाई, 50% मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ऐसा एलिमेंट क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो यही बात थी कि अगर इसके अंदर एक न्यूट्रॉन आके मिल जाता है तो इसने क्या कर दिया था, यूरेनियम 235 की बजाय 236 हो गया था, है ना। और तभी इसकी स्टेबिलिटी बिगड़ गई, जैसा भी था बेचारा हैवी था, लाइट था, लेकिन इसने क्या किया, एक न्यूट्रॉन ने आके क्या किया, इसकी स्टेबिलिटी को बिगाड़ दिया। स्टेबिलिटी बिगड़ गई तो फिर बम्बार्डमेंट होगी तो रिएक्शंस होंगी। तो ये जो न्यूट्रॉन है हमारा किसके लिए यूज़ होता है, हमारी न्यूक्लियर फिजन के लिए। पढ़ी है ना फिजन फ्यूजन, आगे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ी है तो। न्यूक्लियर फिजन यानी जोड़ के बना दिया कि तोड़ के बना दिया, जो रिएक्शन तोड़ेगा आगे जाके ये जियोन क्रिप्टॉन पता नहीं किस किस में जाके टूटेगा। तो कहने का मतलब क्या सीखा तुमने, स्टेबिलिटी में 2 बातें मेन, उनको दोबारा रिवाइज करते हैं। इसको हटा दो, नंबर 3 को नीचे है भाई, जितने इक्वल अमाउंट में प्रोटॉन होंगे उतने ही हमारे क्या होने चाहिए, न्यूट्रॉन होने चाहिए, तब हमारी जो न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। दूसरी बात, एक एग्जांपल यहाँ से ले सकते हो, अगर एटॉमिक मास 20 से कम है, ये जो हमारे जो न्यूक्लियाई हैं वो क्या है, लाइट हैं, हल्के फुल्के हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो गए। कई एग्जांपल पढ़ा है, दोबारा देख लो, ये पढ़ा था, ठीक है, ये पढ़ लिया। हैवी न्यूक्लियाइड होगा तो क्या होगा, जितना ज़्यादा न्यूक्लियाइड हैवी होगा उतना ही ज़्यादा इस स्टेबल के आगे अन लगा दो भाई, वो अनस्टेबल हो जाएगा। अभी बात करके आए हो किसकी, यूरेनियम की। अभी जो हमने बात की किसकी बात की है, यूरेनियम की। उतना ही ज़्यादा उसकी जो स्टेबिलिटी है वो बिगड़ जाएगी। क्लियर इतनी बात। अब एक लास्ट पॉइंट जो बताना चाहूँगी मैं लेक्चर ख़त्म करने से पहले आपको, कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियाई स्टेबल होगा उसमें उतने ही दोनों चीज़ें इवन अमाउंट में होंगी। कैसे, इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। एक मोस्ट एग्जाम्पल, इसका मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल कह सकते हो आप, आयरन का, ठीक है। क्या होता है बताना ज़रा, 20 से तो ज़्यादा है लेकिन है सबसे ज़्यादा स्टेबल भाई। अगर पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, मोस्ट स्टेबल, बिना देखे सोचे समझे टिक कर देना इसके ऊपर। और छोटे मोटे तो वो साइड में लिख रखे हैं, कहीं पढ़ के आए हो, ठीक है।
तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स की आज हमने स्टार्टिंग की है। कल नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आप न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, रिएक्शंस के बारे में, बाइंडिंग एनर्जी और बहुत सारा कुछ है पढ़ने के लिए। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी, जो हमने शुरुआत की है उसमें आप हमारा साथ दोगे, आपको भी अच्छा लगेगा और हमें तो लगेगा ही लगेगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।